हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, जो अपन ने पहले दो चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर के पहले दो चैप्टर पढ़े, तरंग किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, उन्हीं के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इनसे आप न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छा कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। सभी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ रे ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल। रे ऑप्टिक्स में देखो पहला वाला क्या है मैं आपको बोलता हूँ। आंकिक प्रश्न कर रहा हूँ मैं बुक के पीछे के। एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आप, अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे दी आपको 24 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी हो गई आपके पास -24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे 36 सेमी की दूरी पर बिंब रखा है, तो बिंब की दूरी को u से लिखते हैं। ये 36 सेमी की दूरी पर, तो ये भी ऋणात्मक हो गई। बोलो हुई या नहीं। अवतल दर्पण के लिए दूरी भी ऋणात्मक होती है। और आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी है v, तो दर्पण समीकरण लगाएं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इससे आपको v का मान मिल जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखना है इनको, ठीक है। अब ये देख लो, भले मैं आपको समझा दूँ। जैसे बिंब इधर होता है, प्रतिबिंब इधर होता है, तो सभी दूरियाँ ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से इधर जो दूरी नापते हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इधर, ये सभी ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां इधर वाली क्या होंगी, ऋणात्मक, ठीक है। तो v का मान आ जाएगा। तो v का मान आ जाएगा, कहाँ बनेगा बिंब, किस तरफ बनेगा, तो बिंब की ओर, इधर ही बनता है। जिधर बिंब रखा है उस तरफ ही ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है, दूसरे हम कह रहे हैं कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.3 है। कोई माध्यम है, उसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। तो μ2 1 लिख दिया। μ2 मतलब माध्यम और 1 मतलब निर्वात। तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक दिया 1.33। अब अपवर्तनांक की परिभाषा आपको पता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसकी जगह ये लिख सकते हैं बराबर 1.33। अब पहला माध्यम क्या है, निर्वात, और दूसरा माध्यम क्या है, माध्यम कोई भी है वो। तो पहले माध्यम निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं। और दूसरे माध्यम में अपन ने चाल को v2 की जगह क्या मान लिया, v मान लिया। c का मान आपको दे रखा है, आपको पता है 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इससे v का मान आप ज्ञात कर सकते हो या नहीं, बताओ। सही है। इसी प्रकार तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। तो तीसरे न्यूमेरिकल में क्या है बताओ। तीसरे में देखो, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अब की बार लेंस की बात कर रहे हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ले ली 20 सेंटीमीटर, ये धनात्मक होगी, ठीक है। अब इस उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 18 और 24 हैं। 18 और 24 हैं। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 18 और 24 है, R1 और R2। तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये दो गोलों के प्रतिच्छेदन से बनता है। तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो इसकी त्रिज्या R1 इधर होगी, R2 इधर होगी। तो एक त्रिज्या को तो यूँ नापेंगे और एक त्रिज्या को यूँ नापेंगे। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक त्रिज्या को धनात्मक लेंगे, दूसरी को ऋणात्मक लेंगे। तो मैंने R1 को ले लिया धनात्मक 18 और R2 को ले लिया मैंने ऋणात्मक 24। अब आपसे पूछा है कि इस लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये पूछा है। तो लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। फोकस दूरी दी है, वक्रता त्रिज्या दी है, अपवर्तनांक दिया है। तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, तो ये किस फॉर्मूले में आता है मैं आपको बताऊँ। ये आपने पढ़ा होगा लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला देखो आप क्या था, 1/f बराबर μ -1 और 1/R1 -1/R2 हो गया। अब चिन्ह के साथ जो चिन्ह है उनके साथ इसमें वैल्यू रख दें। f की वैल्यू रख दें, यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दें, R2 की वैल्यू रख दें, और इसको हल करें तो आपको म्यू का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो म्यू का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो एक आसान न्यूमेरिकल है, सीधा फार्मूला बेस्ड है। आगे अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे आप इसी तरीके से, 4th वाला, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 4 देखेंगे आप गौर से। तो न्यूमेरिकल 4 में क्या है अपने पास, पढ़ रहा हूँ मैं। एक प्रकाश की किरण है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर आपतित 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, ठीक है, होने दो।
अब यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो कांच का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो कांच का अपवर्तनांक क्या है, ये पूछा है अपन से। ठीक है, तो देखो आप कैसे करेंगे। आपको दिया है आपतन कोण दिया है कितने डिग्री कोण पर? आपतन कोण दिया है 50 डिग्री दिया है नहीं, और अपवर्तन कोण दिया है आर कितना दिया बताओ? 30 डिग्री दिया है नहीं, ये तो दिया अपन को। अब बोला अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? μ21 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये तो पढ़ा है अपन ने। ठीक है, और इनके मान रख दो आप। तो साइन आई का मान, आई तो दे रखा है 50 डिग्री और आर आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो इसको हल करें आप। तो साइन 50 तो ऐसे ही रहेगा, 50 का तो मान नहीं पता, लेकिन साइन 30 का मान पता है 1/2, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो 2 साइन 50, 2 गुणा साइन 50। अब साइन 50 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, तो अपन इस अपवर्तनांक का आंसर ऐसे ही छोड़ेंगे कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा बताओ? 2 साइन 50 डिग्री होगा या नहीं। बाकी बुक में आपको आंसर अलग दे रखा होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 50 डिग्री का मान हमें याद नहीं है, कैलकुलेटर से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप यहीं छोड़ देंगे इसको। आगे आता है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5। 5वें में क्या है देखो, एक बिंब 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर स्थित है। उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अभी बताई थी धनात्मक होती है, तो धनात्मक 0.10 मीटर और 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है एक बिंब। तो बिंब की दूरी यू ऋणात्मक रहती है हमेशा, तो ये दे रखिए 0.06 मीटर। पढ़ा ना आपने, ये उत्तल लेंस होता है इस तरीके से। अब फोकस तो किधर होता है? इधर होता है ना, यहाँ फोकस, और बिंब किधर रखा जाता है? बिंब इधर रखा जाता है, यहाँ यू दूरी पे। तो दूरियाँ यहाँ से नापते हैं, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इधर तो क्या नापेंगे तो ऋणात्मक, और इधर नापेंगे तो धनात्मक। तो फोकस दूरी तो इधर नापते हैं तो धनात्मक, और यू इधर नापेंगे तो ऋणात्मक। ठीक है, अब आपसे बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब की बार उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो वी का मान पूछा है, तो लेंस फार्मूला लगाएं आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लगाएं। इसमें आप मान रखें, हल करें तो आपके पास ये v का आंसर आ जाएगा, कहाँ बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आसान था। अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप सभी। तो देखो आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो छठा क्वेश्चन आप देखें। तो छठे क्वेश्चन में क्या देखो आप ध्यान से, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तक कोण के प्रिज्म के पदार्थ, 6 डिग्री अपवर्तक कोण, देखो प्रिज्म कोण और प्रिज्म का अपवर्तक कोण एक ही बात है। प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तन कोण, अपवर्तक कोण एक ही बात है। तो कोण एक को प्रिज्म कोण कहते हैं या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। ये 6 डिग्री पे होता है, बोलो होता है नहीं, 6 डिग्री दे रखा है। अब इसके लिए लाल रंग और बैंगनी रंग की प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक दे रखे हैं। जैसे अपवर्तनांक म्यू लाल रंग के लिए तो दे रखा है 1.514 और बैंगनी रंग के लिए दे रखा है वॉयलेट के लिए 1.523, ये दिया है। अब आपसे पूछा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो कोणीय विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण, इसका फॉर्मूला अपन ने बताया था, थीटा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर गुणा कोण ए, ये फॉर्मूला बताया था, म्यू वी माइनस म्यू आर गुणा कोण ए। इसमें रखें, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात यदि अपन करें तो देखो, +5 डायप्टर और -7 डायप्टर के 2 पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा गया। तो डायप्टर में क्या होती है? शक्ति। तो पहले लेंस की शक्ति दी है +5 डायप्टर और दूसरे लेंस की शक्ति दी है P2 -7 डायप्टर, दी है नहीं। इनको संपर्क में रखकर बने संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की क्षमता मतलब पूरे लेंस की शक्ति, तो 2 लेंसों का संयोजन, उसमें बताया था कि संयोजन के बाद जो कुल शक्ति मिलती है वो क्या मिलती है? P1 + P2। तो दोनों को ऐड करेंगे आप, +5 और +7, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो P कितना आ जाएगा? -2 डायप्टर। तो आ गई संयोजन की शक्ति -2 डायप्टर। अब आपसे भी पूछा है संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, मतलब दोनों लेंसों को मिला के जो नया लेंस बना है वो अपसारी होगा
या अभिसारी होगा, ये पूछा है आपसे। तो अपसारी और अभिसारी का कैसे पता लगाएं? अगर फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस उत्तल लेंस होगा और उत्तल लेंस किरणों को एकत्रित करता है, तो कैसा है बताओ? अभिसारी। और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस होगा और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है, तो ये कैसा होता है? अपसारी। बोलो होता है? तो यहाँ पे देखो, जो संयुक्त पावर आई है, जो संयुक्त शक्ति आई है वो ऋणात्मक है, और शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/f। अब जब शक्ति ऋणात्मक है तो f का मान भी क्या होगा बताओ? ऋणात्मक। तो मतलब तुल्य फोकस दूरी जो है वो भी कैसी आई बताओ? ऋणात्मक आई। तुल्य फोकस दूरी कैसी आई बताओ? ऋणात्मक आई। तो ऋणात्मक किसके लिए होती है? अवतल लेंस के लिए, अपसारी लेंस के लिए। तो जो संयुक्त लेंस बनेगा वो कैसा होगा? अपसारी होगा या अवतल होगा। क्लियर है? 8वां, अब 8वां न्यूमेरिकल अपन करने जा रहे हैं। तो 8वां देखेंगे आप, इधर बताता हूँ मैं आपको, न्यू पेज पे 8वां देखो। तो 8वें में क्या है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दे रखी हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस लगे होते हैं उसमें दोनों, तो दोनों की फोकस दूरी कैसी लेंगे बताओ? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसकी फोकस दूरी तो दी है 0.95 सेंटीमीटर, और जो दूसरा दिया है नेत्रिका लेंस, उसकी फोकस दूरी दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है बताओ? 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। इसमें एक बार यूनिट देख लेता हूँ, यूनिट दी नहीं है। तो अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटा होता है ना? अभिदृश्यक लेंस तो कैसा होता है? छोटा। और अभिनेत्र लेंस क्या होता है बताओ? बड़ा होता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो सही है 5 सेमी है, इसकी 0.95 सेमी। ठीक है। अब वे एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। अब दो लेंस लगे हैं, ऐसे तो लगे होते हैं, एक छोटा लेंस होता है यहाँ और एक इधर बड़ा लेंस होता है। अब इनके बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L, और L का फॉर्मूला एक बार लिख लो, ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर दी है। अब आपको ध्यान होना चाहिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? VO प्लस UE। L का फॉर्मूला क्या है? VO प्लस UB। जैसे यहाँ से कोई, यहाँ पे बीच में कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO, और ये प्रतिबिंब इसके लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, तो बिंब की दूरी हो गई आपके पास UE। ऐसा ही तो बताया था। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि परास पर बने। तो इसकी लंबाई VO प्लस UE, तो इसका मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो ये ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में 25 सेमी की दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेमी की दूरी पर, मतलब न्यूनतम दृष्टि परास पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब किससे बनता है? नेत्रिका लेंस से। नेत्रिका लेंस से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बनता है नहीं? ये दे रखा है आपको। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे समझना। पहले अंतिम प्रतिबिंब की बात करें तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको डायग्राम याद हो तो ये इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना है इसके लिए बिंब की तरह कार्य करेगा, और इससे पुनः अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बड़ा सा। तो ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो गई है, तो इसको ऋणात्मक लेते हैं। तो VE को ऋणात्मक 25 सेंटीमीटर लेंगे। अब पहले अपन बात करते हैं इसी की। इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएं। तो लेंस सूत्र लगाओ, 1/FE बराबर 1/VE और प्लस 1/UE। सॉरी, लेंस लगा रहे हैं तो माइनस आएगा। ठीक है। अब इनके मान रख दो। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ऊपर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 1/5 बराबर 1/VE। VE हो गया -25 और UE ऐसे रहेगा ही। तो इसको इधर प्लस में ले आओ, इसको माइनस में ले आओ, तो 1/UE बराबर -1/25 और -1/5। यही तो हुआ। तो अब बताओ 1/UE लघुत्तम ले लो आप, कितना आ जाएगा बताओ? 25। तो -1 और -5, तो
तो UE का मान आ गया -25/6, -25/6। बोलो आया है नहीं, सेंटीमीटर आ गया। तो ये UE का मान आ गया -25/6 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अब आगे यदि बात करें, इसी को आगे बढ़ाएं, तो इसको अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो देखो समीकरण 1 में रखें आप, 1 में, तो समीकरण 1 में यहाँ रख दें इस जगह पे। तो यहाँ रखेंगे तो देखो VO और -25 को रखना है मोड में, -25, और बराबर कितना आ जाएगा 20 सेमी। सॉरी UE का मान आया 25/6, तो -25/6, सही है ना। अब ये मॉडुलस में, तो मॉडुलस क्या काम करता है, धनात्मक बना देगा इसको, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो VO का मान कितना हो जाएगा बताओ, 20 तो इधर है, ये यहाँ धनात्मक हो गया, उधर भेजेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 25/6। तो VO का मान कितना आएगा, लघुत्तम लेके घटाओ, 20 छिक्की 120, 120 में से 25 गए तो 95/6 सेंटीमीटर। तो ये VO का मान आ गया। VO समझते हो, ये वाली दूरी आ गई है, ये जो पहला प्रतिबिंब बना है इसकी अभिदृश्यक लेंस से दूरी VO आ गई, ठीक है। अब अपन ज्ञात करेंगे, अभी जो अभिदृश्यक लेंस है इसके लिए लेंस सूत्र लगाओ। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएं तो 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/U। अब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपन को दे रखी है, देखो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे 0.95, तो 1/0.95। VO का मान अभी अभी निकाला है अपन ने, कितना निकाला है, 95/6, सही है। और UO का मान पता करना है, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ये 100/95, ये हो जाएगा 6/95 और माइनस 1/UO। ये प्लस में आ गया तो 1/UO, इसको आप माइनस में ले आओ, तो इसको माइनस में लेके आए इधर, तो कितना आ जाएगा ये -94/95, है ना। 6 में 100 गए 94/95, तो UO का मान आ गया आपके पास 95/94 माइनस का आ गया सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना था सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए अगर फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है M बराबर VO/UO और 1 + D/FE। तो इनके मान आप रख दें, सबके मान आ गए। देखो आप M बराबर VO का मान ये रहा 95/6 और UO का मान ये रहा, और मॉडुलस लगाना है तो 95/94, सही है। और 1 + D क्या होता है 25 सेंटीमीटर, और FE आपको दे ही रखा है, FE कितना हो जाएगा, ये वाला शुरू में दिया है ना, ये देखो 0.5 सेंटीमीटर ये रहा ऊपर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ रख दें, समझे आप। अब इसको हल कर लें, आपका आवर्धन क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अगर अपन, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप सभी, है ना। देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक पतले अभिसारी लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया है म्यू ग्लास ये दिया है 1.5 वाले द्रव में डुबोया नहीं की शक्ति +5 डायप्टर है, इसकी शक्ति दे रखी है P1 +5 डायप्टर। तो इससे फोकस दूरी याद कर सकते हैं, डायप्टर या मीटर इनवर्स। तो शक्ति की जगह 1/F लिख दें, फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर 1/, फोकस दूरी, तो 5 डायप्टर, उल्टा करो तो F आ जाएगा 1/5, ये मीटर में आता है, डायप्टर को हल कर दो। सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो 100 से गुणा कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर, ये F1 आ गया, है ना। जब यह लेंस म्यूएल अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी आपको 100 सेंटीमीटर दे रही है। दूसरे केस में फोकस दूरी दे रखी है आपको
100 सेंटीमीटर। लेकिन ये कब है, जब द्रव में डुबोया जाए। तो अपसारी लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, तो आपसे पूछा है म्यू एल का मान क्या होगा, तो जो जिस माध्यम में डुबोया है उसका अपवर्तनांक म्यू एल है, इस म्यू एल का मान ज्ञात है। कैसे करें, पहला केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं अपन। तो पहले केस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाएं, 1/f1 बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। तो पहले फोकस दूरी, जब लेंस हवा में रखा था या निर्वात में रखा था तब फोकस दूरी f1 थी। और अपवर्तनांक क्या लेंगे, लेंस का किसका बना हुआ है, ग्लास का। तो ग्लास और बाहर का माध्यम क्या था, हवा, एयर। तो म्यू जी ए लिख सकते हैं, मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू जी ए हो गया। अब ये तो हो ही गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में क्या है, लेंस को पानी में डुबो दिया। तो लेंस का पदार्थ तो वही कांच है, लेकिन उसके आसपास क्या हो गया, पानी। मतलब पहले माध्यम निर्वात या हवा था, अब पानी हो गया। तो दूसरे केस में फोकस दूरी हो गई f2। और अब की बार देखो, लेंस का तो माध्यम वही रहेगा ग्लास, लेकिन बाहर जो हवा या निर्वात था उसकी जगह क्या हो गया बताओ, कोई द्रव में डुबो दिया। पानी भी नहीं बोल रहे, लिक्विड। तो लिक्विड की जगह L लिख देते हैं, मतलब कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक -1। और फॉर्मूला वही रहेगा 1/r1 माइनस 1/। अब दोनों का लगाएं आप भाग, तो दोनों का भाग लगा दें। तो भाग लगाते ही उल्टा हो जाएगा, f2/f1 ये कट जाएंगे दोनों। म्यू जी ए कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे, कांच का बटे हवा का -1। सही है। और नीचे कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक बटे द्रव का अपवर्तनांक और -1। सही है। अब इनके मान रख दें आप। तो f2 कितना दे रखा है, -100। f1 कितना आ गया, 20। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, हवा का अपवर्तनांक 1, और ऐसे नीचे 1.5 बटे म्यू एल और -1। ठीक है, अब इसको आप हल कर लें। हल करते आपको म्यू एल का मान निकल के आ जाएगा। आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत। तो ये नॉन न्यूमेरिकल हो गए। एक और बच्चा है, इसको अगले वीडियो में देखते हैं।